वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमने आईआर के बारे में पढ़ रहे थे। हम आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ रहे थे और बहुत कुछ हमने कवर किया है। फिलहाल हमने बहुत कुछ कवर किया है आईआर में। क्या क्या कवर किया है मैं बस एक ब्रश अप करूँगा। ओके, बेसिक हमने पढ़ा था आईआर का, फिर हमने प्रिंसिपल पढ़ा था। ओके, प्रिंसिपल के बाद हमने पढ़ा था सिलेक्शन रूल्स पढ़े थे हमने। ओके, सिलेक्शन रूल पढ़े थे, फिर मोड ऑफ वाइब्रेशंस पढ़े थे, फिर ग्राफ के बारे में हम थोड़ा चर्चा कर रहे थे। अबाउट द ग्राफ वी वर टॉकिंग अबाउट। ग्राफ के बारे में हमने देखा था कि ग्राफ का जो इंटेंसिटी होता है, इंटेंसिटी देखा था हमने, इंटेंसिटी। ओके, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है योर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बिटवीन द टू बॉन्ड्स, जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है उसके वजह से, बिकॉज ऑफ विच देयर इज अ डाइपोल मोमेंट, एंड व्हेन देयर इज अ डाइपोल मोमेंट, डायनामिक डाइपोल मोमेंट, दैट पर्टिकुलर बॉडी इज आईआर एक्टिव। ये हमने पहले क्लासेस में देखे थे। फिर हमने पोजीशन देखा था, पोजीशन ऑफ द ग्राफ। और ये पोजीशन किस पे डिपेंड करता था? ये पोजीशन डिपेंड करता था द डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी लेवल्स, जो डेल्टा ई है। दिस डेल्टा ई इज डिफरेंट फॉर ऑल अदर बॉन्ड्स। सब बॉन्ड्स के लिए सी एच बॉन्ड के लिए अलग है, सिंगल बॉन्ड सी बॉन्ड के लिए अलग है, सी डबल बॉन्ड सी बॉन्ड के लिए अलग है। सो अलग अलग बॉन्ड्स के लिए अलग एनर्जी लेवल्स होते हैं, एंड बिकॉज ऑफ डिफरेंट एनर्जी लेवल्स, बिकॉज ऑफ डिफरेंट एनर्जी लेवल्स, एनर्जी गैप्स जो होते हैं वो अलग होते हैं। और हर एक एनर्जी गैप के लिए हर एक तरह का आईआर एक फ्रीक्वेंसी होता है। उस हिसाब से हमने देखा था कि अलग अलग पोजीशन पे हमको पीक्स मिलते हैं। तो ये बेसिक हमने लास्ट क्लास में देखा था। अब ये बेसिक तो हो गया, बेसिक हमको पता चल चुका है आईआर का, कि आईआर क्या होता है, आईआर के ग्राफ में कैसे पीक्स आते हैं। नाउ इट इज टाइम टू डू द एक्चुअल जो स्टडी होता है हमारा, दैट इज डिटर्मिनेशन ऑफ द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। हाउ आई विल यूज ऑल दिस नॉलेज। ये जो पूरा नॉलेज हमको मिला, ये बेसिक, प्रिंसिपल, सिलेक्शन रूल्स, मोड ऑफ वाइब्रेशंस, पोजीशन, पीक ऑफ पोजीशंस, पोजीशन ऑफ द पीक्स, एंड देन इंटेंसिटी ऑफ द पीक्स, ऑल दिस नॉलेज अब हम यूज कैसे करेंगे? नाउ टू यूज दैट इन द डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। सो टू डू दैट, वो करने के लिए सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आईआर, दैट इज हुक्स लॉ। हुक्स लॉ, and what is Hooke's law, why it is used in IR, ये हम देखेंगे। Hooke's law, why it was used, ये हम देखेंगे। Now your Hooke's law is nothing but an experiment based on a ball and a spring, a ball and a spring। अगर आप इमेजिन करें, यू इमेजिन एक स्प्रिंग है और स्प्रिंग के नीचे एक बॉल रखा हुआ है, मेटालिक बॉल है, एंड यू जस्ट ड्रॉप द बॉल। ओके, so there, because of the spring there will be some compression and relaxation, ये compression और relaxation जो होता है, ये stretching and relaxing, ये जो है, this is kind of similar to a stretching or a vibration in a molecular bond, in a bond between two atoms। वो जो stretching होता है, it is very much similar in case of a ball and a spring। Okay, so whenever there is a stretching and compression, there will be either a negative force or a positive force in that direction, a negative force or a positive force in that particular direction, and this force in Hooke's law is called as the force constant, and the law is given by this equation, and whatever energy, जो भी energy इसमें लगता है, everything we write in terms of energy, vibration के लिए energy, photon के लिए energy। Similarly, the force which is required in this particular experiment is given in terms of energy, and वो formula है E equals to 1 upon 2 pi root of k upon mu। E equals to 1 upon 2 pi root of k upon mu। This is the equation for Hooke's law। Using this equation we will see कि आईआर के जो हमारे पीक्स है, जो फ्रीक्वेंसीज है, क्या हमको मिल सकता है या नहीं मिल सकता।
वेरी सॉरी, यहाँ पे एक मिस्टेक, ये ई नहीं है, दिस इज योर, ये फ्रीक्वेंसी है, आई एम वेरी सॉरी, दिस इज फ्रीक्वेंसी, दिस इज फ्रीक्वेंसी। तो यूजिंग दिस हम देखेंगे कि ये जो फ्रीक्वेंसी हम कैलकुलेट कर रहे हैं यूजिंग हुक्स लॉ, द theoretical values, if they come similar to the experimental values, then it is very good. मतलब क्या, we can use this Hooke's law to explain IR. If it is not coming similar, तो हम इसको यूज नहीं करेंगे। तो यही देखने के लिए हम Hooke's law यूज करते हैं। ओके, तो नाउ दिस इज गिवन इन फ्रीक्वेंसी। IR में मैंने फर्स्ट लेक्चर में कहा था कि फॉर IR व्हाट वी यूज वेव नंबर, वेव नंबर हम यूज करते हैं। तो अगर मुझे इसको वेव नंबर में कन्वर्ट करना है तो क्या करना होगा, I will write this as wave number equals to 1 upon 2 pi c root of k upon mu. ये c कहाँ से आया? We know that energy equals to hc lambda. 1 by lambda is nothing but wave number, and also energy is equal to h nu. तो यहाँ पे h nu और h nu कैंसिल हो जाता है और ये बचता है। ओके, तो ये C आता है यहां से। ऑलराइट, तो ये जो हमने अब देखा, ये जो हुक्स लॉ हमने देखा, इसको हम और भी डिटेल में देखते हैं। ये जो फॉर्मूला है न्यू बार इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 पाई c रूट ऑफ k अपॉन म्यू, ये मेरा फोर्स कांस्टेंट है, ये मेरा फोर्स कांस्टेंट है। ओके, एंड दिस इज माय रिड्यूस मास। इसका जो यूनिट है, इसका जो यूनिट है ये क्या है, AMU, मीनिंग एटॉमिक मास यूनिट्स। बट व्हेनेवर वी टेक सम, जो पीरियोडिक टेबल से हम मासेस लेते हैं, हम लोग क्या लेते हैं, वी टेक मोलर मास, मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन, मोलर मास ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, जो भी है, वी टेक इट एज मोलर मास। नाउ टू कन्वर्ट दैट इनटू एटॉमिक मास, व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू डिवाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर। ठीक है, मोलर मास को एटॉमिक मास में करोगे, वी हैव टू डिवाइड द मोलर मास बाय एवोगैड्रोस नंबर, एवोगैड्रोस number. Now reduced mass is nothing but m1 plus m2 upon m1 into m2 upon m1 plus m2. This is my reduced mass. अभी इसको अगर मुझे एटॉमिक मास के टर्म्स में कन्वर्ट करना है, then what I will write, ये म्यू में लिखूंगा m1 upon na into m2 upon na upon m1 plus m2 upon na। ये सेपरेट सेपरेट होगा, उसके एलसीएम लेंगे तो Na हो जाएगा। ठीक है, दिस विल बिकम m1 into n m2 upon na square upon m1 plus m2 upon na, ये na और ये स्क्वायर कैंसिल, और मुझे मिल जाएगा m1 upon m2 upon m1 plus m2 into n। अब ये जो इक्वेशन है रिड्यूस मास का, ये जो मुझे इक्वेशन मुझे मिला है, इस इक्वेशन को अगर मैं इस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करूँ, सब्स्टिट्यूट करने के बाद मुझे क्या मिलेगा, ये रिड्यूस मास तो मुझे मिल जाएगा, रिड्यूस मास मुझे मिल जाएगा। एंड दिस Na, ये Na जो होगा वो ऊपर चला जाएगा रूट के, इट विल कम आउट ऑफ द रूट एंड वी विल गेट द फाइनल इक्वेशन एज, फाइनल इक्वेशन जो हमको मिलेगा हुक्स लॉ का जो फाइनल इक्वेशन है, अ वेरी सिंप्लीफाइड इक्वेशन, कैलकुलेशंस करने के लिए हमको बहुत इजी होता है। इट इज अ वेरी सिंपल इक्वेशन। हुक्स लॉ वी विल गिव एज न्यू बार इक्वल्स टू 4.12 रूट ऑफ k अपॉन म्यू, k अपॉन म्यू, एंड दिस म्यू इज व्हाट, ये जो म्यू है ये एटॉमिक मास यूनिट्स में है। मतलब व्हेनेवर वी यूज दिस फॉर्मूला, हमको अभी एवोगैड्रोस नंबर से डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं, मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है। वी कैन डायरेक्टली यूज द atomic masses, like for oxygen 16, for carbon 12, for hydrogen 1, etc. So this makes the calculation easy. अभी हम देखेंगे कि ये कैलकुलेशन करने के ये इस फॉर्मूला को हम जब यूज करते हैं, डू वी गेट क्या हमको मिलता है, डू वी गेट द सेम फ्रीक्वेंसीज। आई विल टेक एग्जांपल ऑफ CH, CD और C डबल बॉन्ड C, ये तीन एग्जांपल्स में लूंगा। इनके अगर मैं थियोरेटिकल वैल्यूज देखूं, थियोरेटिकल एंड एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज, अगर मैं उस फॉर्मूला को यूज करके
और उस फॉर्मूला का अगर मैं यूज करके कैलकुलेट करूँ कि इनका फ्रीक्वेंसी कितना आता है, दिस कम्स टू अराउंड आई थिंक मेरे पास वैल्यूज है, मैंने कैलकुलेट किए हुए हैं, दिस कम्स टू अराउंड योर 3032 सेंटीमीटर इनवर्स। योर सी सिंगल बॉन्ड डी, ड्यूटेरियम से जब हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, ये आता है कुछ 2228 सेंटीमीटर इनवर्स, and this comes to around 1684 centimeter inverse upon calculation using the Hooke's law। अभी हमको देखना है कि ये जो कैलकुलेटेड वैल्यूज है, ये जो थियोरेटिकल वैल्यूज है, will they match with the experimental values? Only if they match with the experimental values, then we can say that the Hooke's law can be used to predict the wave numbers or the frequency of the IR peaks. Only then it can help us in determining the structure of the molecule, in determining the graph for a particular molecule। तो अगर मैं एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज इनकी देखूं, जो भी रिपोर्टेड वैल्यूज है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज अगर मैं देखूं, दिस कम्स टू अप्रोक्सीमेटली अराउंड 3000 सेंटीमीटर इनवर्स, दिस कम्स टू अराउंड 2206 सेंटीमीटर इनवर्स, और ये जो सी डबल बॉन्ड सी का जो फ्रीक्वेंसी है, दिस कम्स टू अराउंड 1640 सेंटीमीटर इनवर्स। नाउ इफ यू टेक अ क्लोज लुक, अगर हम इसको देखें, सो द वैल्यूज आर बहुत सिमिलर है, बहुत ही कम डिफरेंस है, अराउंड 30 to 40 सेंटीमीटर इनवर्स का डिफरेंस है, एंड दैट इज वेरी लेस। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो थियोरेटिकल वैल्यूज है और एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज जो है, ये बहुत ही कंपेरेबल है, और ये हमको हेल्प करेंगे इन डिटरमाइनिंग द फ्रीक्वेंसीज फॉर पर्टिकुलर कंपाउंड। ओके, और इनका अगर मैं जो रिलेशन अगर मैं देखूं, ये जो न्यू बार फॉर CH है, न्यू बार फॉर CD है, एंड न्यू बार फॉर C डबल बॉन्ड C है, आई कैन सी that this is higher than this and this is higher than this in case of theoretical। Also in case of experimental, it follows the same trend, and that is why it is comparable। So हमको पता चल गया कि हुक्स लॉ को यूज करके थियोरेटिकली हम जो वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं, दोज आर वेरी क्लोज एंड वेरी सिमिलर टू दोज वैल्यूज व्हिच आर found experimentally, and that is why Hooke's law helps us in determining the structure of the molecules। और एक इफेक्ट हम देखेंगे, इफेक्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ओके, इफेक्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन मतलब क्या? You have a C single bond CH, C double bond CH and C triple bond CH। इसको हम कैसे देखेंगे? We will see the S character for a particular bond। S कैरेक्टर हम देखेंगे, ये C सिंगल बॉन्ड C है, मतलब इसमें S कैरेक्टर जो है, S परसेंटेज ऑफ S कैरेक्टर है, ये 25% है। ओके, यहाँ पे जो है 33.3% है। ओके, और यहाँ पे जो है 50% S कैरेक्टर है। Now the more the S character, the stronger the bond will be, and the stronger the bond is, the higher the frequency will be। Why? Because from the Hooke's law we get two relations। One relation is your nu bar is directly proportional to the force constant, and your nu bar is inversely proportional to the reduced mass। ये दो रिलेशंस हमको मिलते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशंस है। इन रिलेशन से हम लोग कंपेयर कर सकते हैं कि किस बॉन्ड के लिए कौन सा फ्रीक्वेंसी हमको मिलेगा। we will get a higher frequency or a lower frequency। Similarly if I compare this CH, CF, CL, CBr and CI, यहाँ पे मैं कौन सा रिलेशन यूज करूंगा? यहाँ पे आई विल यूज द रिलेशन ऑफ न्यू बार इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिड्यूस मास। अगर यहाँ पे मैं रिड्यूस मास का देखूं, ओके, यहाँ पे मैं रिड्यूस मास का देखूं, और हमको व्हाट आई विल सी इज, ये जो है दिस विल हैव द लीस्ट रिड्यूस मास, ये रिड्यूस मास का ये है, दिस इज द लीस्ट। सो अभी क्या हो जाएगा? नाउ आई विल गेट द ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी एज ऑपोजिट। Order of frequency will be opposite। Why? Because frequency is inversely proportional to the reduced mass। Frequency is inversely proportional to the reduced mass। Okay? ये हमको दो रिलेशंस मिल चुके हैं फ्रॉम द हुक्स लॉ। तो हुक्स लॉ में हमने देखा कि दो तरह के रिलेशन हमको मिलते हैं। जो न्यू बार इज इक्वल टू 4.12 रूट ऑफ k अपॉन म्यू,
and new bar is directly proportional to k and new bar is inversely proportional to mu. ये दो रिलेशन हमको मिलते हैं and using this we can carry out many of the predictions. लास्ट क्लास में मैंने आपको ये भी बताया था कि जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है, जो मैंने आपको बताया था कि मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगा. वी कैन एक्सप्लेन दैट यूजिंग द हुक्स लॉ. यूजिंग द हुक्स लॉ वी कैन एक्सप्लेन दैट. ओके, नाउ वी कैन एक्सप्लेन दैट कि मैंने जनरल में बताया था कि जो न्यू बार फ्रीक्वेंसी होता है ऑफ एसिमेट्रिक इज हायर देन न्यू बार ऑफ सिमेट्रिक एंड दैट इज हायर देन न्यू बार ऑफ बेंडिंग. ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था. ये क्यों होता है. जो मोड ऑफ वाइब्रेशंस होते हैं क्या होते हैं? सिमेट्रिक होते हैं, स्ट्रेचिंग होते हैं, बेंडिंग होते हैं. स्ट्रेचिंग एंड बेंडिंग. स्ट्रेचिंग देयर इज asymmetric stretching and there is symmetric stretching. If I consider as a bond, to bend this bond is much easier than to stretch it. If I have to break this bond or if I have to move this bond, then bending it is much more easier than stretching it. So bending का जो vibration होता है, जो frequency होता है, that will be the least. सबसे कम energy जो होता है वो bending में लगता है. जब हम स्ट्रेचिंग के देखें, जब सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग मतलब क्या, इक्वल फोर्सेस ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड में आई विल हैव इक्वल फोर्सेस. सो दिस इज मच इजियर देन अप्लाइंग एन एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग. दैट इज अगर मैं एक साइड से खींचूं, दूसरा पुश, साइड से एक साइड से खींचूं एंड दूसरे साइड से पुश करूं. दिस इज मच मोर हार्डर. जितना ज्यादा हार्ड है उतना ज्यादा एनर्जी लगेगा, जितना ज्यादा एनर्जी लगेगा उतना ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगा. हायर द फ्रीक्वेंसी, हायर द वेव नंबर. एंड दिस इज व्हाई फॉर सच एन इजी कंपैरिजन in the first lecture we had taken as that we will not take wavelength as the unit but we will take nu bar as the unit, because comparison becomes easier, meaning जितना ज़्यादा energy उतना ज़्यादा frequency and उतना ही ज़्यादा wave number. So this इससे हमको पता चलता है ये रिलेशन हमको इससे पता चलता है. ओके, सो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों. आज के लिए बस इतना ही. नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे, हमने हुक्स लॉ को देख लिया है. नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि हम हुक्स लॉ को, फॉर्मूला को, जो थियोरेटिकल वैल्यूज है उससे हम देखेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, अल्कीन्स, ओके, आल्डिहाइड्स एंड OH कंपाउंड्स, हाइड्रोक्सी कंपाउंड्स, ऑल दिस कंपाउंड वी विल सी. हर एक का फ्रीक्वेंसी हम देखेंगे. हाउ टू आइडेंटिफाई द पिक्स फॉर ईच ऑफ दिस कंपाउंड्स हम देखेंगे. अलग इफेक्ट्स हम देखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स हम देखेंगे, हर तरह के इफेक्ट्स हम देखेंगे. ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू टुडेस लेक्चर. प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू वेरी मच.